हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज ये वीडियो मैं थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि सेकेंड पार्ट ऑफ द डे में मेरी कुछ और कमिटमेंट्स हैं। तो इस वक्त अगर मैं देखूँ तो निफ्टी करीब 250 पॉइंट्स डाउन है। मार्केट में अच्छा खासा पैनिक बना हुआ है, लगभग सारे सेक्टर्स डाउन हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डाउन है सेक्टर्स वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस और ऑयल एंड गैस। अब जिस तरीके की वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है, हो सकता है मार्केट क्लोजिंग से पहले मार्केट रिकवर भी कर जाए। आई वुड नॉट बी सरप्राइज, लेकिन हम इसको नकार नहीं सकते कि मार्केट में हमें आज अच्छा खासा पैनिक दिख रहा है। तो ये पैनिक की वजह क्या है? देखिए, मैं टाइम टू टाइम आपके साथ जो फंडामेंटल लेवल पे जो वीकनेस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, साथ ही जो टेक्निकल सेटअप जो हैं, किस तरीके से एफआईएज हर राइस पे सेल कर रहे हैं और जो भी इंडिकेटर्स हैं, जो भी लेवल्स हैं, वो मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो सडन वीकनेस आई है, आज ये सडन पैनिक आया है, इसकी वजह क्या है। तो इसकी देखिए दो वजह, मेन वजह है। पहला ये कि फेड पॉलिसी आने वाली है, उसका आउटकम हमें 18 यानी कि कल के दिन हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरा, अगर आप देखें जो हमारे दो हैवी वेट्स हैं, जो दो हमारे मार्केट के शेयर हैं, एचडीएफसी और रिलायंस, दोनों में बहुत ज़्यादा वीकनेस बनी हुई है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए फेड पॉलिसी की बात करते हैं कि मार्केट को उससे क्या पैनिक है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने रेट कट्स के इंडिकेशन देने शुरू कर दिए हैं, रेट भी कट्स कर दिए हैं। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? अब देखिए, दो तीन इसमें इश्यूज़ हैं। तो एक तो क्या है कि इसका आउटकम हमें 18 तारीख को आएगा, हमें पता चलेगा तभी कि फेड क्या करता है। लेकिन मार्केट उम्मीद लगाए हुए है कि रेट कट इस बार भी होगा 0.25 का। और ऑलरेडी जो यूएस मार्केट्स में वो प्राइस इन भी है, इसी वजह से पिछले दिनों हमें रैली भी देखने को मिली, लेकिन इसके बारे में कंसेंसस नहीं है। यहाँ तक कि जो फेड कमेटी के मेंबर्स हैं उनमें भी मतभेद है कि क्या हमें रेट्स को कट करना चाहिए। क्यों जो है रेट्स को वो कट करने से कतरा रहे हैं, इसके बारे में आइए थोड़ा बात करते हैं। तो पहली बात देखिए कि फेड ने पिछले 2-3 सालों से हम सुन रहे हैं कि उनका इन्फ्लेशन का टारगेट 2% है, और 2% जब तक नहीं आएगा वो रेट कट नहीं करेंगे, ऐसा पास में वो कहते हैं। अब 2% तो आया नहीं है, तो उनका जो टारगेट इन्फ्लेशन है उससे ऊपर ही पिछले 4-5 सालों से वहाँ का इन्फ्लेशन रह रहा है। तो कमेटी मेंबर्स ये बोल रहे हैं कि भाई इतनी हड़बड़ी क्यों है, हमने ऑलरेडी एक रेट कट किया हुआ है, तो इतनी जल्दीबाजी क्या है रेट कट करने की। साथ ही जो जिस तरीके की हमें मार्केट में रैली देखने को मिल रही है, यूएस मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, नैस्डैक और एसएनपी जो वहाँ का लीडिंग इंडेक्स है, 30% अप है पिछले एक साल में, तो वहाँ पे रैली देखने को मिल रही है। बिटकॉइन में ह्यूज रैली देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर्स में पैसा जा रहा है ये भी इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है। तो इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि भाई इतनी हड़बड़ी क्यों है हमें रेट कट्स करने की। साथ ही जो ट्रंप टैरिफ की बात हम लगातार कर रहे हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी यूएसए में। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आप देखिए, आप बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे लोगों को हायर करो, बाहर दूसरे देशों में मत रखो। जो अगर आप बाहर से सस्ता माल खरीदते हैं हम उस पर आपके टैरिफ लगाएंगे, तो वहाँ के प्राइजेस तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन तो कम नहीं होगा ना। इन्फ्लेशन इज़ ऑल अबाउट प्राइस राइज। तो ये सारे फियर फैक्टर्स की वजह से उनके कमेटी मेंबर्स में जो है काफ़ी लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि भैया मत बढ़ाओ इतनी जल्दी, इतनी हड़बड़ी मत करो, नहीं तो इकॉनमी को और भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कई जो उनके स्टेट के गवर्नर्स हैं फेड के, उन्होंने भी पब्लिकली बोला है कि मैं अगर कमेटी में होता तो मैं रेट को अभी नहीं कट करता। तो इस सब की वजह से थोड़ा मार्केट में एक फ्रेश पैनिक आ गया है। अब देखिए, एक और चीज़ हमें गौर करने वाली है कि फेड के जो चेयरमैन हैं पॉवल और साथ में ट्रंप, इनकी नहीं बनती है। तो ये पिछले जो इनका ट्रंप का कार्यकाल था उसमें भी दोनों में काफ़ी कहासुनी होती रहती थी। तो ट्रंप तभी चाहते थे कि रेट कट्स हों, लेकिन फेड रेट कट करने को तैयार नहीं थे। तो जब वो उनकी बात नहीं माने तो उनको वो तरह तरह की बातों, जो हम कहते हैं ना यहाँ पे जिस तरीके के वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो करके उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलेट किया।
और यहाँ तक कि उनको एनिमी भी बोल दिया। तो अब देखिए ये जो बीमारी है एनिमी बोलना, एंटी नेशनल बोलना, ये अब पूरे इंटरनेशनल जो है ना पैंडमिक बन गई है। तो वो साउथ अफ्रीका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अपोजिशन को एंटी नेशनल बोल रहे हैं, ट्रम्प तो बोल ही रहे हैं, और हमारे देश में भी हर कोई लल्लू पंजू बोल देता है एंटी नेशनल। और ये तो ये अब इंटरनेशनल बीमारी बन गई है, लेकिन हमें इस बीमारी से ग्रसित नहीं रहना है। क्रिमिनल को क्रिमिनल कहिए, लायर को लायर कहिए। सो एंटी नेशनल और देशद्रोही ये हमें थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। तो अब ये इस सब की वजह से मार्केट में एक फ्रेश पैनिक आ गया है, और वही हमें मार्केट में होता हुआ दिख रहा है। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को भी देखेंगे दोस्तों, यूएस मार्केट्स हो, यूरोप मार्केट्स हो, सब में थोड़ा थोड़ा पिछले दिनों पैनिक हमें देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल सिचुएशन भी सपोर्टिव नहीं है। अगर जो ऐसा होता है कि यूरोप के मार्केट्स ऊपर जाते हैं, अमेरिका के मार्केट्स ऊपर जाते हैं और हमारे नीचे जाते हैं, तो वो क्योंकि कहीं ना कहीं जो सब कुछ इंटरलिंक्ड होता है, एफआईआई सभी कंट्रीज़ में काम करते हैं, तो जब वो वहाँ पर भी गिरावट हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि उसका भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में फ्रेश पैनिक आया है। अब जो मार्केट के जो दो शेयर हैं, एचडीएफसी और आरआईएल, आइए इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए एचडीएफसी बैंक अच्छा चल रहा था पिछले दिनों, और 1617 के लेवल से 1617 के लेवल से 1871 नॉन स्टॉप उसने रैली किया। और अगर हम इस स्टॉक को देखें, इसके हम पिछले 2-3 साल में देखें, तो स्टॉक ने कुछ अच्छा नहीं किया। 5 साल का भी अगर आरओआई देखेंगे तो बहुत ख़राब किया। अब देखिए इसकी वजह क्या होती है, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें भीड़ से दूर रहना चाहिए और उन स्टॉक्स से थोड़ा दूर रहना चाहिए जिनकी बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही है। अब ये एक ऐसा स्टॉक था जो दुनिया का हर एनालिस्ट, एचडीएफसी खरीद लो, एचडीएफसी खरीद लो, एचडीएफसी तो ऊपर जाएगा ही, इतने ब्रांच खोल रहा है, इतने सेविंग्स है, इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। हर यूट्यूबर वीडियो बना के बोल रहा है एचडीएफसी खरीद लो, हर एनालिस्ट बोल रहा है एचडीएफसी खरीद लो। तो भाई जब इतना कंसेंसस हो जाएगा तो काम कहाँ करना पड़ेगा। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आता है कि सिर्फ हमारा ही चैनल था जो लगातार बोल रहा था भैया इसमें पैसे नहीं लगाने, नहीं लगाने, नहीं लगाने, और अंत में वही हुआ कि उसमें आप देखिए पैसे बने नहीं। अगर आप एचडीएफसी बैंक में जाकर एफडी खुलवा लेते ना 5 साल पहले तो उससे ज़्यादा रिटर्न कमाते। अब ये स्टॉक में स्विंग मूव्स आती है, थोड़ा सा नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, तो एक तरीके का ये ट्रेडर स्टॉक बन गया है। देखिए इस स्टॉक में जो प्रॉब्लम है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है कि ठीक है आपके ब्रांचेस ज़्यादा है, विजिबिलिटी है और काफ़ी लोगों के वो उसमें अकाउंट्स हैं, लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर है, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है जो इन्होंने मर्ज किया है, मर्ज की वजह से इनके पास कैश का शॉर्टेज है। दे डेस्परेटली वांट कैश, और जब तक उनके पास डिपॉजिट्स नहीं आएंगे तो वो अपने ग्रोथ उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। और जिस तरीके के इनके एक्सपेंशन हो रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं लगाम होता हुआ दिख रहा है, और जो इनके टारगेट्स थे ब्रांच खोलने की वो भी पूरी तरीके से मीट नहीं कर पा रहे। तो ओवरऑल जो है बैंक बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉमिसिंग नहीं है। लेकिन मैंने कई वीडियोस में शेयर किया है कि इन सब के बावजूद अगर आप बैंकिंग और फाइनेंस में पैसा लगाना चाहते हैं, सो दिस इज़ द स्टॉक एंड दिस इज़ द टाइम। अगर आप बैंकिंग और फाइनेंस से दूर रहना चाहते हैं, जैसे हम दूर रहना चाहते हैं, हम किसी बैंक और फाइनेंस के स्टॉक को हाथ नहीं लगाना चाहते, तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको लगाना ही है इस सेक्टर में तो यही आपके पास एक ऑप्शन है। अब देखिए एक और ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टॉक में इतनी ज़्यादा अभी रैली हुई, ज़्यादा तो नहीं, ठीक ठाक रैली हुई, 1617 से 1871 तक पहुँच गया, और उसके बाद बैंक के रैली पर ब्रेक लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि सेबी ने कुछ नोटिसेस भेज दिए, कल फिर एक नोटिस भेज दिया। तो ये भी एक गौर करने वाली बात है कि क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, क्या चल रहा है, क्यों एक के बाद एक नोटिसेस आ रहे हैं, क्या पीछे कोई और कहानी है? देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं और अचानक होती है तो थोड़ा हमें बिहाइंड द सीन के बारे में भी पता करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या सीन है, लेकिन आने वाले दिनों में थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसके पीछे की क्या कहानी है। तो
जैसा कि मैंने कहा कि एचडीएफसी बैंक, अगर आप लॉन्ग टर्म 5 साल का व्यू रखते हैं और बैंकिंग और फाइनेंस में पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो इसमें आप जो है 3 इंस्टॉलमेंट्स में इसकी को आप ले सकते हैं, और 1 इंस्टॉलमेंट अभी भी आप ले सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में ना बहुत ज़्यादा चढ़ा ना बहुत ज़्यादा गिरा। अब आइए जंगल के दूसरे हाथी के बारे में बात करते हैं, RIL। ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे पसंद नहीं है, और पसंद ना होने का कारण क्या है? देखिए दोस्तों, रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सालों से बिजनेस में है, लेकिन इनोवेशन के नाम पे वहाँ पर अंडा है। बेसिकली रिलायंस इज़ ए ट्रेडिंग कंपनी, कि भाई हम आपकी कंपनी खरीद लेंगे, हम आपके लोग खरीद लेंगे, हम कुछ नहीं बनाएंगे। तो अगर आप देखें तो उन्होंने जो टेलीकॉम जो धीरू भाई अंबानी ने जो टेलीकॉम की कंपनी बनाई थी, उसके बाद उन्होंने कोई मेजर वेंचर शुरू नहीं किया है। हाँ ठीक है, आप ऑयल एंड गैस में एक्सपेंशन कर रहे हैं, नई रिफाइनरीज खोल रहे हैं, बड़ी रिफाइनरी खोल रहे हैं और रिटेल कर रहे हैं, तो उसमें कोई इनोवेशन नहीं है। आपके पास अगर पैसा है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आप कोई भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। सिंपल है, पैसे की आपके पास कमी नहीं है, फंड लगा दो, दूसरी आपके कॉम्पिटिटर कंपनी है जो नंबर 1, उनके लोगों को हायर कर लो, किसी कंपनी को एक्वायर कर लो। तो ये कोई इनोवेशन नाम की चीज़ नहीं है, और इसलिए मुझे ये कंपनी पसंद नहीं है। मैंने ज़िंदगी में एक बार ही रिलायंस के शेयर खरीदे थे, और 2-3 साल होल्ड करने के बाद मैंने कान पकड़ लिए कि अब मैं नहीं खरीदूंगा। नहीं खरीदूंगा ये बोलना तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है आने वाले सालों में कुछ डेवलपमेंट हो जाए तो खरीद लूँ, लेकिन मैं इससे फ़िलहाल अगले 2-3 सालों तक दूर रहना चाहूँगा। तो ये स्टॉक में अगर आप देखें क्या हो रहा है, 1600 रुपये का हाई बनाया और अब 1250 के लेवल पर ये आ गया, और 20% का करेक्शन हमें यहाँ देखने को मिला। अब अगर आप ये दोनों स्टॉक्स को देखें, एचडीएफसी और रिलायंस, दोनों में खासियत क्या है? दोनों रिटेल के फेवरेट स्टॉक हैं। ओवर ओनरशिप, हर कोई आके रिलायंस एचडीएफसी अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, तो ये कैसे चढ़ेंगे? मार्केट हर किसी को रिवॉर्ड नहीं कर सकता। और तो ये दोनों स्टॉक ऐसे केसेस हैं जो ओवर ओनरशिप के केसेस हैं। तो इतनी गिरावट हमें क्यों रिलायंस के स्टॉक्स में हो रही है? पिछले 6 महीने से लगातार स्टॉक गिर रहा है, मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है, और ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में वीकनेस आई है। तो इनका जो रिजल्ट्स है ना, अगर आप देखिए वो थोड़े अच्छे नहीं आ रहे हैं पिछले कई टाइम से। अगर मैं इनके नेट प्रॉफिट की बात करूं पिछले क्वार्टर की, तो 4.8% नेट प्रॉफिट डाउन हो गया ईयर ऑन ईयर, और यहाँ तक कि उनके जो नेट सेल्स है उसमें भी गिरावट आ गई। तो ठीक है, प्रॉफिट कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन अगर आपके सेल्स भी कम हो रहे हैं तो आप माल कम बेच रहे हो, तो वहाँ पर भी माइनर 0.2% की सेल्स में गिरावट आई है। ओके, अब इनका जो नेट प्रॉफिट है, पिछले 9 क्वार्टर्स में से 6 क्वार्टर्स में इनका नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो 1-2 क्वार्टर की ये बात नहीं है कि ठीक है कुछ होगा, एक क्वार्टर में परफॉर्मेंस खराब हो गया, ये लगातार इनका खराब हो रहा है। और पिछले 7 में से 5 क्वार्टर्स में इनका नेट सेल्स पे डिक्लाइन हो रहा है। तो ना सेल्स में बढ़ोतरी है और ना इनके प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी है। तो अगर हम इनके नेट सेल्स की बात करें तो 7 में से 5 क्वार्टर्स में इन्होंने सिंगल डिजिट का ग्रोथ दिखाया है। तो कोई वहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी इनके वर्टिकल्स पे। तो इस वजह से जो है ये कंपनी, क्योंकि कहीं ना कहीं आकर मार्केट भी पूछता है भैया आप हमें परफॉर्मेंस कब दिखाओगे, हम आपके शेयर खरीद के बैठे हैं कि आप कुछ करोगे, लेकिन हम कितना इंतज़ार करें। तो ऐसा लगता है कि उसे डंप किया जा रहा है। अब इसका एक दूसरा एस्पेक्ट लोग बोलते हैं कि RIL नए बिजनेसेस में पैसा लगा रहा है, रिटेल में पैसा लगा रहा है, न्यू एनर्जी बिजनेसेस में लगा रहा है, वहाँ पे काफ़ी कैपेक्स किया है, इसकी वजह से ये शॉर्ट टर्म पेन है। हो सकता है सही हो, लेकिन मैं अगर उनकी हिस्ट्री देखूं तो मुझे ऐसा कुछ वहाँ पर एक्सप्लोसिव ग्रोथ होता हुआ नहीं दिखता है। हाँ, वो कुछ ना कुछ तिकड़म करेंगे, इधर के शेयर उधर बेच दिए, नई कंपनी बना दिए, नए सब्सिडरी बना दिए, किसी को एक्वायर कर लिए, और वो न्यूज़ के बेसिस पर 15-20 पॉइंट शेयर ऊपर नीचे हो जाएगा, ये तो हो सकता है। या मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली हो जाए तो ऑब्वियसली सारे स्टॉक भागेंगे, तो इनके भी शायद भाग जाएं, ये सब हो सकता है। लेकिन फंडामेंटल्स ड्रिवन रैली मैं इस स्टॉक में अगले 2 साल तक तो होता हुआ नहीं दिखता हूँ। अब अगर मैं प्योरली टेक्निकल्स के बेसिस पर बात करूँ तो इस वक्त
जो रिलायंस का स्टॉक है वो 1250 के लेवल के आसपास चल रहा है और हमारे एनालिसिस के हिसाब से 1260 इसका एक नियर टर्म बॉटम है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे करके एक बाउंस हमको इसमें होता हुआ दिख सकता है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म बाउंस होगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, 10-15% की शायद रिकवरी भी हो जाए। तो इसके अलावा मैं इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा कोई पोटेंशियल नहीं देखता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।